एनवायरनमेंट। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट कर देने से पहले मैं आप लोगों से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ओके, और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि जो भी वीडियोस मेरी अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और हाँ, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट जो भी आपके कांटेक्ट में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, उन्हें शेयर करिए, ठीक है। अवर एनवायरनमेंट चैप्टर है हमारा, अवर एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट क्या है, जो भी हमारे आसपास है, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है कि जो भी हमारे आसपास है वो सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट है। चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग को हम कहते हैं एबायोटिक। देखिए बायोटिक और एबायोटिक की मैं अच्छे से डेफिनेशन इनको हम अच्छे से क्लासिफाई करेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। और जब ये बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, यानी कि दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये इको सिस्टम का, ठीक है। बताइए इतना क्लियर है। अब देखिए कोई भी इको सिस्टम जो होता है उसमें जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, किस लिए, तो फूड के लिए, ठीक है। देखिए लिविंग थिंग क्या रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि फूड चेन भी पढ़ना है हमें इस चैप्टर में कि कैसे एक दूसरे पे लिविंग बीइंग्स डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। फूड चेन, फूड वेव, इनफैक्ट हमें सिर्फ फूड चेन नहीं पढ़ना है, हमें फूड वेव भी पढ़ना है। अंतर क्या है फूड चेन में और फूड वेव में, ये सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स में, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है इस चैप्टर का, ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो जा रहा है। देखिए ओजोन लेयर में डिप्लीशन जैसे ओजोन लेयर में 0.6 होते जा रहा है, ठीक है, 4 बनते जा रहा है, ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू करिए, आगे ओजोन लेयर भी मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन की एक्टिविटीज से ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या गार्बेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना ज्यादा गार्बेज होगा, सभी के घरों में डेली अमाउंट में बहुत सारे गार्बेज मिलते हैं, ठीक है। ये गार्बेज किससे मिलते हैं, तो ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस क्या करते हैं, गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से गार्बेज मिलते हैं ना, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के भी गार्बेज होते हैं, गार्बेज के भी टाइप्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब कुछ हमें पढ़ना है आगे के टॉपिक्स में। मैंने बताया जैसे कि सिर्फ और सिर्फ अभी क्या चल रहा है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इको सिस्टम, इकोसिस्टम, ये चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है ऑफ मेड बाय नेचर, तो नेचर ऑफ नेचर क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट विद ईच अदर, और जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, इको सिस्टम का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड एटसेट्रा। देखिए लेकिन इसमें मेन पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट में क्या रहेंगे, जानवर रहते हैं अलग अलग प्रकार के, पॉन्ड हुआ, पॉन्ड में मछलियां रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिविंग बीइंग भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन ये लिखते हैं कि व्हेन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर are interact with each other, then it form ecosystem. Example of ecosystem is forest, pond and all. Okay. Now we have to discuss about types of ecosystem. अगर हम बात करें types of ecosystem की, ecosystem कितने टाइप्स के होते हैं, तो ecosystem में 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन आ जाएगा, फॉरेस्ट, लेक, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की तो इसमें आ जाएगा एक्वेरियम, गार्डन, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ
इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होता है इकोसिस्टम का, तो ये भी टू टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब किसमें आ जाएगा बायोटिक में। और अगर हम एबायोटिक की बात करें तो लैंड, लाइट, वाटर, ये सब क्या है एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों के दोनों नेचुरल कंपोनेंट्स है, लेकिन सिर्फ अंतर इन दोनों के बीच में इतना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो लिविंग है और एबायोटिक नॉन लिविंग है, जबकि दोनों नेचुरल ही है। ठीक है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमें थ्री टाइप में डिवाइड कर देना है। थ्री टाइप कौन कौन से हैं इन सबको हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस दे आर ओन फूड, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, एंड ब्लूमिंग एल्गी। ठीक है, सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स। ये किस पे डिपेंड रहते हैं, कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ऑल एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स सभी एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस भी क्या है, जानवर ही है, इंसान भी जानवर ही है, तो सभी एनिमल्स साथ ही साथ इंसान भी सभी किसमें आ जाते हैं, कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स भी थ्री टाइप के होते हैं, बताने की जरूरत, कंज्यूमर्स भी फोर टाइप के होते हैं, बताने की जरूरत आई डोंट थिंक है, बिकॉज़ फर्स्ट होता है हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, सेकंड होते हैं कार्निवोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, थर्ड होता है ओमनिवोर्स जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं, और फोर्थ होता है पैरासाइट्स जो कि लीव करते हैं किसी और की बॉडी पे, इसका एग्जांपल हो जाता है लाइस या फिर मस्कुटा। ओके, अब हम करना है थर्ड होता है डीकंपोजर्स। ओके, थर्ड वन इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, डीकंपोज कर जाते हैं किसको, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को, जो भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स रहते हैं उनको डीकंपोज करने का काम कौन करते हैं, डीकंपोजर्स। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाता है बैक्टीरिया एंड फंजी। अब अगर हम बात करें फूड चेन की, फूड चेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रास थी, ठीक है, ग्रास इन द सेंस नट्स, इसे कौन खा गया, डियर, डियर मतलब हिरन। ठीक है, इसे खा गया, अब इसे हिरन को कौन खा गया, लायन। ओके, सबसे पहले घास की, घास घास क्या है, प्रोड्यूसर, डियर क्या है, कंज्यूमर, और लॉयन क्या है, टॉप कंज्यूमर। ओके, देखिए फूड चेन एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की जो कि एक ऑर्गेनिज्म को अदर ऑर्गेनिज्म से जोड़ करके रखती है, किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, फूड चेन जो होती है उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं जिसे कि हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे कि क्या क्या ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं तो इसे हम समझ लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या था, सनलाइट। सनलाइट किसको जरूरत है, सनलाइट की, वैसे तो सभी को जरूरत है लेकिन फूड के सेंस में, तो चूंकि हम फूड चेन का ही टॉपिक लेवल पढ़ रहे हैं तो फूड के सेंस में सनलाइट किसको चाहिए, प्रोड्यूसर को, अपना फूड बनाने के लिए प्रोड्यूसर को चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट। प्रोड्यूसर को कौन लेगा अपने एज अ फूड, हर्बीवोर्स, है ना, हर्बीवोर्स को कौन लेगा एज अ फूड, कार्निवोर्स, और एज अ फूड कार्निवोर्स को ले लेंगे टॉप कार्निवोर्स। समझ में आया, ये थी ट्रॉफिक लेवल की सीरीज। ठीक है, फूड चेन की। अब आप लोगों के लिए वर्क ये है कि आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देना है। सनलाइट मैंने बता दिया, अब कोई एक प्रोड्यूसर बताना है, कोई भी आप प्लांट ले लीजिए, ठीक है, जैसे ग्रास ले लिए, मैंने इतना ही बता दिया। अब आपको क्या करना
करना है कि ग्रास को कौन सा हर्बीवोर्स एनिमल खाएगा, ठीक है, हर्बीवोर्स को कौन सा कार्निवोर्स खाएगा और कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाएगा। ये फूड चेन आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और कमेंट सेशन में मेंशन करिएगा। ओके, देखिए एक 10% लॉ है। 10% लॉ क्या होता है कि देखिए जो भी एनर्जी होती है ना, सनलाइट से एनर्जी होती है, सनलाइट से प्रोड्यूसर एनर्जी कितना लेता है, सिर्फ 1%, ठीक है, और ये 1% में से हर्बीवोर्स जो होता है एनर्जी लेता है 10%, ठीक है, अब 1% का 10% निकाल लीजिए, अब उस 10% में से भी कार्निवोर्स लेता है कितना, 10%, और इस 10% में से टॉप कार्निवोर्स लेता है 10%। तो इस लॉ में इतना ही बताया गया है कि जितने भी स्टेट्स होंगे उसमें एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, 10% ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ये रूल है 10% लॉ है। Only 10% of energy is transferred to the next trophic level. The remaining 90% of energy is used in life process, digestion, growth, reproduction, etc. by present trophic level. Due to this gradual decrease in energy, food chain contracts 3 to 4 trophic level, that is producer, primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer. Okay? Producer, primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer. इतना समझ में आया? देखिए ये क्या था? Producer, ये है primary consumer, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर और ये है टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, क्लियर हुआ? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए जैसे कि ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल 1 से गया कहां, 2 पे, ठीक है, 2 से गया 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे, ये कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं 5 स्टेट में, ठीक है, ये थे आपके ट्रॉपिक लेवल्स। अब होता क्या है कि 1 से 2 पे गया ना, तो इसमें हार्मफुल केमिकल्स थे, हार्मफुल केमिकल्स थे ना, वो हार्मफुल केमिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे विथ ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल मूव करेगा, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हार्मफुल केमिकल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए 1 में हार्मफुल केमिकल था, जब उसकी एनर्जी 2 में आएगी, ठीक है, जब वो प्रोड्यूसर था 1, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट को कौन खाया, ग्रास होपर खाया, अगर ग्रीन प्लांट में कोई हार्मफुल केमिकल था तो किसके अंदर चला जाएगा, ग्रास होपर के अंदर चला जाएगा। ग्रास होपर को कौन खा गया, ग्रास होपर को लिजार्ड खा गई, और वो लिजार्ड के अंदर जो हार्मफुल केमिकल ग्रास होपर के अंदर था वो थोड़ा अधिक परसेंटेज अपना बढ़ा करके, थोड़ी अधिक अपनी मात्रा बढ़ा करके, ठीक है, किसमें जाएगा, लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड को कौन खा गया, स्नेक खा गया, तो स्नेक के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीज करके जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से स्नेक कौन खा गया, हॉक खा गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले ग्रास थी, ग्रास को कौन खा गया, ग्रास होपर, अब बताइए ग्रास होपर कौन खा जाएगा, ग्रास होपर को अपना फूड बना ली लिजार्ड, लिजार्ड को स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा हॉक, ठीक है। तो ग्रास होपर से है ग्रास होपर में हार्मफुल केमिकल, ठीक है, और उसकी मात्रा, उसकी जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज कब कर गई, जब ग्रास होपर से गया लिजार्ड, लिजार्ड से स्नेक और स्नेक से हॉक में जाते जाते हार्मफुल केमिकल्स की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। यही है इस टॉपिक में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में यही बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का फूड वेव। फूड वेव क्या होता है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट फूड वेव। फूड वेव, फूड चेन तो समझ में आ गई थी, अब आता है फूड वेव। फूड वेव क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेव, ठीक है। क्या होता है, लार्ज नंबर of food chains are interconnected with each other, ठीक है। फूड वेव में क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन जो होती है वो एक दूसरे में कनेक्ट होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रास से, ठीक है, ग्रास को खा गया ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर को खा गया कौन, लिजार्ड को स्नेक और स्नेक को हॉक, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ग्रास को रैट भी तो खा सकता है, और रैट को कौन खा गया, स्नेक, और स्नेक को हॉक, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ग्रास को खा गई गोट, ठीक है, गोट को कौन खा गया,
लॉयन, ठीक है। ग्रास को रैबिट खाया, ठीक है। रैबिट को जैकॉल खा गया और जैकॉल को कौन खा गया? लॉयन, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? फूड वेब है जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फूड वेब, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को फूड वेब क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है, चलिए आप समझ लेते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देखिए चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। देखिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों होता है? हमारी एक्टिविटीज की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इन्वायरमेंट के चेंज की। तो इन्वायरमेंट चेंज किसी वजह से हो रहा है, तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ह्यूमंस की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो कि प्रॉब्लम कॉज करती हैं? तो देखिए प्रॉब्लम्स that cause in environment due to human activities are, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है? तो जैसे कि सबसे बेस्ट उसका एक एग्जांपल हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। देखिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। अपने देखिए फैक्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फॉरेस्ट जहां कहीं भी है उसको कट कर दिया जा रहा है, वहां पे बिल्डिंग्स बन जा रही है, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट कट करने की वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी किसकी वजह से कॉज हो रहा है? ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। देखिए ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस की वजह से पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है और एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ना है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? तो देखिए ओजोन लेयर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और हाँ शेयर करिए। जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर करिए, ठीक है। क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, इसका मैंने टाइम टेबल अपडेट कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है किसके ऊपर? ओजोन लेयर के बारे में तो आप लोग स्टडी कर चुके हैं जूनियर क्लासेस में भी। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, ठीक है, अराउंड द अर्थ के अराउंड में, अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। ये जो कि एब्जॉर्ब करती है most of the ultraviolet radiations of the sunlight, ठीक है। देखिए ये एब्जॉर्ब करती है ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो कि कहां से आता है? सनलाइट से, ठीक है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ये सनलाइट से जो भी आ रहे होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर, ठीक है। इसीलिए हम ओजोन लेयर कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द एटमॉस्फेयर। ओके ओजोन लेयर किस चीज से हमें बहुत सारे हार्मफुल हजार्ड्स होते हैं जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कौन कौन से हार्मफुल हजार्ड्स हैं जिनसे हमें ओजोन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो बताइए वो कौन कौन से हार्मफुल हजार्ड्स हैं? तो वो है स्किन कैंसर, ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट स्किन पे आएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो है वो भी क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सभी डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करके कौन रखती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ओके, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ व्हिच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, plant death, destruction of plants, eye blindness etc. ओके अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर को शॉर्ट फॉर्म में O3 भी कहते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। इतना तो हम लोग को पता है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगी? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी। लेकिन एटमॉस्फेयर में भी लेयर्स होती है ना, तो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है?
तो स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आरसीक्यू में पूछ सकता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट रहती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में प्रेजेंट रहती है। ओजोन लेयर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, O3। ओके, समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जो भी ओजोन मॉलिक्यूल है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए हम ये समझ लेते हैं। जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कैसा, हाई एनर्जी का। ओके, तो ये ब्रेक करता है किसको, ब्रेक डाउन कर देता है किसको, ब्रेक डाउन दी O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर देता है और उसके बाद क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन कर देता है। कौन, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जब हाई एनर्जी में होती है तो ब्रेक कर देती है O2 के मॉलिक्यूल को और फ्री ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। जैसे कि O2 था, जब इसमें क्या मिला, यूवी रेज मिली, तो ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम बन के तैयार हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना, फर्स्ट स्टेप समझ में आया। और सेकंड स्टेप समझिए, दो ही स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम रहता है, यानी कि ऑक्सीजन का एटम वो किससे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाता है और यही फॉर्मेशन कर देता है O3 का। O3 किसको हम कहते हैं, ओजोन को, ठीक है। क्लियर हुआ ये प्रोसेस। अब हमें पढ़ना है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है, लेकिन ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होगा। ये 5 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। That how is the definition of ozone layer takes place? Define in detail, describe in detail. पूछ देता है, आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। देखिए डिफिनेशन कैसे होता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर में ना, ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर, ठीक है, तो उस डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन द इसमें थिकनेस, ओजोन लेयर के थिकनेस में डिक्रीमेंट हो रहा है। इसको सबसे पहले फर्स्टली ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले इसे किसने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 1985 में। कहां पे ऑब्जर्व किया गया था, अंटार्कटिका में। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसे इसे कहा गया था, इसे नाम दिया गया था नोन एज ओजोन होल, ठीक है, क्योंकि उसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है इसलिए इसका नाम रखा गया था ओजोन होल। सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया गया था 1985 अंटार्कटिका में, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रही है, तो किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इस गैस की वजह से इसकी जो भी थिकनेस है वो डिक्रीज हो रही है। CFC का यूज कहां किया जाता है, तो यूज इसका कहां किया जाता है बताइए, रेफ्रिजरेटर्स सभी के घरों में है, उसमें इसका यूज होता है। AC एयर कंडीशन, ठीक है। और बताइए स्प्रे, कोई भी स्प्रे हो ये सब में इसका यूज होता है, किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। जिस वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसमें ओजोन होल प्रेजेंट होने लग रहा है, ठीक है। तो बताइए डिप्लीशन समझ में आया। देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जो है उसने ये कहा चुका है कि CFC का यूज क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी CFC का रेगुलर यूज होता रहता है, CFC का यूज करना बैन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज गार्बेज डिस्पोजल, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज एंड देन मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल मतलब जो भी गार्बेज है, गार्बेज इन सेंस कचरा, जो भी वेस्ट है हमारे घरों पर, ठीक है, उसे हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, कैसे गार्बेज को कहां डिस्पोज करना चाहिए, ये चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज। गार्बेज में कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं ये समझ लेते हैं। कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है बायोडिग्रेडेबल और सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। ओके, बायोडिग्रेडेबल में ऐसे वेस्ट होंगे जो कि डिकम्पोज हो जाएंगे। एग्जांपल में क्या हो जाते हैं, फ्रूट पील्स, फ्रूट एंड
वेजिटेबल, पिल्स, पेपर, कॉटन, जूट, डंग, ठीक है, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो आते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। एग्जांपल क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बताइए। प्लास्टिक, सबसे बड़ा एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज हो पाता है, नहीं हो पाता है। फिर आता है मेटल्स, ओके, पॉलीथीन। अब आप पूछेंगे प्लास्टिक और पॉलीथीन में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा ही अंतर है, ठीक है। प्लास्टिक और पॉलीथीन में अंतर बहुत होता है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्लास 12 में, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड करवाते हैं, बताइए वो डिकम्पोज होता है, नहीं होता है, ठीक है, और वो हमारे सॉइल को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि हम वेस्ट को डिस्पोज कर पाते हैं। सबसे पहला है बायोगैस प्लांट, पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इसको, बायोगैस को एंड मैन्योर्स, ठीक है। सेकंड आता है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, water have to clean before adding it in the river। सीवेज ट्रीटमेंट में जो भी पानी नाले से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम इसे रिवर में फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। बायोगैस प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है लैंड फिलिंग्स, थर्ड है लैंड फिलिंग्स। इसमें क्या होता है, बरी किया जाता है, बरीड द लो लाइंग एरिया, जो कोई ऐसा गड्ढा है, मतलब ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे कि कोई घर वगैरह नहीं है, या फिर एकदम मतलब फालतू की वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे कोई इसका यूज नहीं है, ठीक है, तो उसमें और भी ज्यादा उसको डिग किया जाता है, उसको बरीड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसमें बड़ा उसको डिग करके गड्ढा बना करके और उसमें कचरे डाल दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये लैंड फिलिंग्स हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, गार्बेज जो होता है इसको चेंज कर दिया जाता है, गार्बेज चेंज इनटू मैन्योर्स। गार्बेज को किसमें चेंज कर दिया जाता है, मैन्योर्स में, यानी कि खाद में, ठीक है। कैसे, तो जो भी वेजिटेबल पील्स हुआ या फिर फ्रूट पील्स हुआ, पेपर हुआ, ठीक है, या फिर कोई एनिमल है इसकी डेथ हो गई हो, या फिर कोई प्लांट है जो कि गिर गया हो, ठीक है, ये सबको क्या किया जाता है, कंपोस्ट कर दिया जाता है, कंपोस्ट करके उसे मैन्योर में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, इसमें मेक न्यू आइटम्स, यानी कि जो भी वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जाता है, और रिसाइकल करके नए न्यू आइटम्स, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जाता है, और रिसाइकल करके मैंने प्रोडक्ट फिर से बना दिया जाता है। लास्ट पॉइंट हो जाता है रीयूज। ऐसे अगर कोई भी मटेरियल है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं तो उसे रीयूज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि यूज अगेन। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है।